Assalamu alaikum. So in this video, I will focus on the concept of ANS pharmacology और इसमें मेरा मेन कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स मेन कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको इसकी ड्रग्स के एक्शन में बहुत हेल्प करेंगे बिकॉज आज सारे रिसेप्टर के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फो जो MCQ, SCQ, प्रोफ हर तरह जहाँ पूछी जा सकती है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा. So first of all, you should know about the nervous system that it has two parts, peripheral and the central nervous system. हमारा focus होगा autonomic nervous system में. Autonomic nervous system has further two parts, sympathetic and the parasympathetic nervous system. Why it is said to be autonomic nervous system? Because it is involuntary nervous system, यानी automatically होगा. There is another nervous system which is somatic nervous system. यानी ये वॉलेंट्री कंट्रोल में. फॉर एग्जांपल योर स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे काम आएगी बात. So basic point, ANS is also known as visceral nervous system, vegetative nervous system and involuntary nervous system. So now comes toward the main concept. Autonomic nervous system always has a ganglionous pathway. Autonomic nervous system जब भी होगा पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो. अगर पैरासिम्पैथेटिक होगा इट हैज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन और अगर सिंपैथेटिक होगा तो इट हैज सिंपैथेटिक गैंग्लियन. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो पढ़ा था उसमें कोई गैंग्लियन रिले नहीं कर रहा होता. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोंट रिले विद एनी गैंग्लियन. तो ये एक बात याद रखनी है. So you can see here, this is the parasympathetic nervous system and this is the parasympathetic ganglion. And this is the sympathetic ganglion. तो आप लोगों को पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट पता होने चाहिए कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन किधर होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन किधर होता है. सो द सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन प्रीवर्टेब्रल इन अ फॉर्म ऑफ प्रीवर्टेब्रल चेन जिसको हम सिंपैथेटिक चेन भी कहते हैं जो कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम के बिल्कुल साइड पे होती है. यानी स्पाइनल कॉर्ड में से निकल के करीब ही हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है. तो ये हमारा फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है. इधर से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकल रहा है. प्री गैंग्लियोनिक मीन बिफोर द गैंग्लियन. तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ छोटी है और ये हमारे पास पैरावर्टेब्रल चेन में सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट है. पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमेशा जिस ऑर्गन पे एक्ट करना है ना पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ने, ये उसके करीब होगा. फॉर एग्जांपल सीलियरी गैंग्लियन वो जिधर एक्ट करना होता है वो उसके करीब है. टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, तो ये जो हेड एंड नेक में गैंग्लियंस पड़े थे वो वाले गैंग्लियंस पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है. अब इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो एज कंपेयर लार्ज है, लॉन्ग है, इसका साइज ज्यादा है. तो ये इसका एक डिफरेंस है. फिर इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक एज कंपेयर स्मॉल होगा और सिंपैथेटिक नर्वस का एज कंपेयर लार्ज होगा. बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये गैंग्लियन है, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ये रिलीज हमेशा एसिटाइल कोलिन करेगा. इसका जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमेशा एसिटाइल कोलिन होता है, वेदर इट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेदर इट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर ऑलवेज रिलीज एसिटाइलकोलिन. तो ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक जनरल सा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट होगा. फिर हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन. ये किस में आता है? हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. इसमें मैंने कहा था कोई गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट. तो यू कैन सी हियर कोई गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट और ये भी नर्व टर्मिनल पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करवा रहा है. नाउ अब मैं फर्दर रिसेप्टर्स पे जाऊंगा और फर्दर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. पहले देखते हैं व्हाट आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर. कोलिनर्जिक रिसेप्टर इस वजह से इसको नेम दिया गया है बिकॉज इन रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करती है. सो इन रिसेप्टर को कहा जाता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर. हमारे पास दो तरह के कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर. अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इससे पीछे वाली स्लाइड की दिखाना चाहूंगा कि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक वो किस बेस पे हम इनको ये कह रहे हैं. हम उसको गैंग्लिया की बेस पे पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक कहते हैं. अगर सिंपैथेटिक गैंग्लियन में से फाइबर निकल रहा है ये वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. अगर वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में से निकल रहा है तो वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंपैथी, ये कभी भी ये बात कंफ्यूज नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल बहुत से कंफ्यूज करते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है और जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है.
इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जो एसिटाइलकोलिन है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट वो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर सकता है। हमेशा याद रखना है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकलेंगे वो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन से निकलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं। अब कोलिनर्जी का मैंने बता दिया मस्कुलिनिक और निकोटिनिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि इट मींस इस पे एसिटाइलकोलिन एक्ट कर सकती है। इनको मस्कुलिनिक और निकोटिनिक क्यों कहा गया है, क्योंकि मस्कुलिनिक पे मस्कुलिन भी एक्ट कर सकती है, एसिटाइलकोलिन भी एक्ट कर सकती है, निकोटिनिक पे निकोटीन एक्ट कर सकती है, और साथ एसिटाइलकोलिन तो एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट कम टुवर्ड द निकोटिनिक रिसेप्टर। सो निकोटिनिक रिसेप्टर कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, N1 which is also known as NM receptor and 2 which is also known as NN receptor। ये जो M है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये मसल इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी लोकेशन क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी आपकी जो स्केलेटल मसल है उस पे NM रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो स्केलेटल मसल कंट्रोल है, यानी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर वॉलेंट्री मसल्स। सो उधर वॉलेंट्री मसल का क्या मतलब होगा कि उधर हम अपनी मर्जी से काम करवा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि निकोटिनिक रिसेप्टर सिर्फ हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो, ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी हो सकते हैं। लेकिन इस पे जो न्यूरोट्रांसमीटर ने एक्ट करना है ना, वो हमेशा एसिटाइलकोलिन एक्ट कर सकता है या निकोटीन एक्ट कर सकता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर इस पे नहीं एक्ट करते हैं, मेनली ये करते हैं। जो N2 या NN रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि दो गैंग्लिया टाइप्स गैंग्लिया की बताई, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, यानी उन गैंग्लियन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे निकोटिनिक थे, इसलिए हर प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, क्योंकि उसके गैंग्लियन में एन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा M1 भी होते हैं, बट एन मेनली प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन में। वो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाएगा। उसके अलावा हमारा जो CNS है, ब्रेन है, उसमें भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी कम टू द एड्रीनल मेडुला, जो हमारी किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड का जो एड्रीनल मेडुला पार्ट है उस पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एन टाइप के। तो ये इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशंस मैंने बता दी, दोनों गैंग्लिया में, CNS में और एड्रीनल मेडुला में। गोल्डन रूल, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ना, वो हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाता है, बस ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्ट्स ऑन NN रिसेप्टर। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, वो प्री गैंग्लियोनिक का क्या मतलब है कि उसने गैंग्लियन पे जाके एक्ट करना है, मतलब प्री गैंग्लियोनिक ने गैंग्लियन में जाके रिले करना है। तो यानी ऑब्वियसली वो गैंग्लियन के जो रिसेप्टर्स है, एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होगा वो गैंग्लियन के रिसेप्टर्स पे ही लगेगा ना, और जो गैंग्लियन में हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, दे आर एन टाइप रिसेप्टर। So next is location of NM type receptor. So I have told you earlier कि ये skeletal muscle पे present होते हैं। So these are present on skeletal muscle. इस पे कौन सा नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, ऑटोनॉमिक या सोमैटिक? तो आप लोगों ने सोचना है कौन सा करेगा। ऑब्वियसली अगर स्केलेटल मसल है तो वो हमारे कंट्रोल में है, तो उस पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, ऑटोनॉमिक नहीं करेगा, सोमैटिक ने करना है। तो NM रिसेप्टर पे हमारे सिंपैथेटिक जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करेगा। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगा, इस पे भी एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा। अब मस्कुलिनिक रिसेप्टर की लोकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत से मैं कॉन्सेप्ट न्यू दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कितने मस्कुलिनिक रिसेप्टर की टाइप्स है। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। So these are the 5 types of muscarinic receptors you can see here, out of which 3 are very important because ये ज़्यादातर discover, इसके functions discover हो चुके हैं। 4 and 5 are not that important, but होते 5 तरह के। मस्कुलिनिक रिसेप्टर की लोकेशन देखते हैं सबसे पहले। जो M1 टाइप है ना, वो नर्व्स में प्रेजेंट होती है, वो हमारी CNS से रिलेटेड है। और एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है,
मैंने बताया था कि गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं एन टाइप रिसेप्टर गैंग्लियन में। गैंग्लियन में थोड़े से हमारे पास M1 टाइप रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखनी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। M2 रिसेप्टर आर मेनली प्रेजेंट इन हार्ट। ये हमारे पास हार्ट में मेनली प्रेजेंट होंगे। फिर जो हमारे पास M2 की एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे भी होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नर्व टर्मिनल, ये हमारे पास ऊपर वाला प्री साइनेप्टिक है, ये वाला प्री साइनेप्टिक हो गया, नीचे वाला हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक है। प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे यहाँ पे ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इधर हमारे पास एक रिसेप्टर M2 टाइप का भी होता है, इसका मैं फंक्शन बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। तो ये बात याद रखनी है कि M2 हमारे पास मेनली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक प्रेजेंट होते हैं जो प्री साइनेप्टिक है। M3 रिसेप्टर दुनिया जहान के हमारी बॉडी में जो हर ग्लैंड है हर जगह पे प्रेजेंट होंगे M3 बाकी जगहों पे। एक बात याद रखनी है, जो M1 रिसेप्टर है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जो एम बाकी जो सारे ग्लैंड्स है उसमें मेनली M3 होते हैं। जो स्मूथ मसल्स है उसमें M3 होते हैं। तो M3 ये कहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स का। तो यानी वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री है, तो यानी वहाँ पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो M3 उधर प्रेजेंट है, बाकी हमारी बॉडी में M3। तो इनको अगर मैं ब्रीफ सा रिवाइज करूँ तो M1 रिसेप्टर्स हमारे पास नर्व्स, गैंग्लियन और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसमें होते हैं। M2 जो हमारे पास है हार्ट में और साथ हमारे पास प्री साइनेप्टिक होंगे। M3 हमारे पास जो होंगे बाकी हर जगह पे सारी ग्लैंड्स में सारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। M4 और M5 CNS में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, पहले हम देखते हैं निकोटीनी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम डीपोलराइजिंग चैनल्स पे हमारे पास एक्ट करते हैं। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। जो हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर है इसका जी प्रोटीन टाइप, जी कपल्ड प्रोटीन जो है वो मैकेनिज्म है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है GQ और GI और GS। इधर जो इम्पोर्टेंट है वो GQ और GI टाइप है, क्योंकि इसमें वो प्रेजेंट होते हैं। मैं बताता हूँ किस किस में GQ प्रेजेंट है और किस में GI है और उनका क्या फायदा है। M1 में, M3 में, M5 में इसमें GQ टाइप है। M2 में और M4 में इसमें GI टाइप है। तो अब इनके फंक्शन और फायदा बताता हूँ। GQ जो है वो स्टिमुलेटरी होगा, जो GI होता है वो इनहिबिटरी होता है। अब GI इनहिबिटरी का फायदा और इसका मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये देखें एक लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक AMP प्रोडक्शन। तो याद रखना है जब GI एक्टिवेट होगा साइक्लिक AMP कम होगी। एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल्स, एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल्स कॉज हाइपरपोलराइजेशन। हाउ, वो मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास, ये कंसीडर करें सेल है, सेल के अंदर हमेशा पोटाशियम ज्यादा होता है। अब हमारे पास इन्होंने कहा एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल। हमारे पास सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हमारे पास पोटाशियम चैनल एक्टिवेट हो गया, यानी अंदर से हायर कंसेंट्रेशन से पोटाशियम बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा पोटाशियम पे चार्ज था पॉजिटिव, जब ये बाहर आता है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया, अंदर वाली जगह और नेगेटिव हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यानी हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन जब भी होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, इनहिबिशन हो जाती है। ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी, इस मैकेनिज्म में एक और चीज होती है, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो अगर कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, वेन एवर कैल्शियम चैनल क्लोज, कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, कैल्शियम बाहर ज्यादा होता है। कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो गए, अब कैल्शियम सेल के अंदर जो जा रहा था वो नहीं जाएगा। कैल्शियम का फंक्शन क्या था, वो कंट्रैक्शन करवाता है, यानी जो कंट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम तो बाहर से अंदर जा ही नहीं पा रहा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, M2 जो है ये कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है, एट्रिया में, और हमारे पास SA और AV नोड में मेनली प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल्स में ये इतना ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता, तो इसकी मेन रोल है एट्रिया में, AV नोड, SA नोड। M2 रिसेप्टर का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, इसका GI टाइप मैकेनिज्म था। और ये पैरासिम्पैथेटिक में क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इसको एक्टिवेट करता है
तो आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट, डिक्रीजेस इट्स स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन ये आपके जहन में आता है हाउ इट डिक्रीज। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि ये हमारे पास हार्ट का सेल था, साइक्लिक ईएम, इस पे M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन आके लगी। एसिटाइलकोलिन ने क्या करवाया, एसिटाइलकोलिन ने साइक्लिक एएमपी की इनहिबिशन करवाई, पोटाशियम चैनल्स ओपन करवाए, कैल्शियम चैनल्स क्लोज करवाए। कैल्शियम जो हार्ट के मसल के अंदर जा रहा था वो नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। सो दिस इज हाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट किस तरह उसने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। एसए नोड था, पोटाशियम के चैनल्स एक्टिवेट हुए, एसए नोड हाइपर पोलराइज हो गया। हाइपर पोलराइज जो भी चीज होती है ना, उसकी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट ही कम होगा तो ऑब्वियसली जब वो कम जनरेट होगा तो एसए नोड आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ेगा, तो हार्ट रेट विल डिक्रीज। So this is how heart rate is decreased by sympathetic parasympathetic nervous system, and this is the mechanism how heart contractility strength is decreased by parasympathetic nervous system. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, मस्कुलिनिक रिसेप्टर के दूसरे नेम याद करें। M1 मैंने बताया था मेनली नर्व्स में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द न्यूरल टाइप। M2 मैंने बताया था कार्डियक में प्रेजेंट होता है, हार्ट में मेनली, तो इसको कार्डियक मस्कुलिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं। M3 मैंने कहा था बाकी हर जगह पे मेनली प्रेजेंट होता है, मीन ऑलमोस्ट एवरी ग्लैंड एंड एवरी स्मूथ मसल। तो इस वजह से इसको ग्लैंडुलर मस्कुलिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं। M2 की बात मैंने आप लोग को गेन बताया, याद रखनी है कि M2 जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास हार्ट में एट्रिया में प्रेजेंट होगा, AV नोड एसए नोड, वेंट्रिकल में ऐसा इतना प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्लड वेसल का, कि ब्लड वेसल पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ब्लड वेसल पे याद रखें, जो ब्लड वेसल्स होती है ना उस पर हमारे पास प्रेजेंट होता है M3 टाइप। M3 मैंने क्योंकि बताया हर जगह पे M3 है मेनली, तो M3 इस पे होता है। बट एक इसका इसमें बस एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, हमारे जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना ये इनर्वेटेड होते हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस पे आके एक्ट कर रहा होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है, वो रिसेप्टर पे एक्ट करता है और उसको एक्टिवेट करता है। बट ब्लड वेसल के केस में जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर है M3, इसकी कोई इनर्वेशन नहीं है, देयर इज नो इनर्वेशन, कोई भी इनर्वेशन नहीं है, कोई भी पीछे से इसको सिग्नल नहीं मिल रहा। यानी M3 रिसेप्टर यानी मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लड वेसल के सिर्फ तब एक्टिवेट होंगे जब एसिटाइलकोलिन हमारे ब्लड में होगा, या कोई ऐसी मेडिसिन हमारे ब्लड में होगी जो कि मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है, तो सिर्फ तब एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रग देते हैं जो हमारे, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर देते हैं, तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर का क्या काम होता है कि जो वो पीछे से नर्व टर्मिनल है ना उसका एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को ब्लॉक करती है, और इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरोनल जंक्शन है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है। अब एसिटाइलकोलिन तो ज्यादा हो जाएगा, बट M3 रिसेप्टर पे तो इनर्वेशन है ही नहीं, इस पे तो कोई नर्व आ ही नहीं रही, तो हमें उस एसिटाइलकोलिन से कोई ब्लड वेसल पे फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं ओरली, वो ब्लड में जाती है, या इंट्रावीनस मेडिसिन देते हैं जो कि मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है, तो वो M3 पे एक्ट करेगी जाके, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड वेसल की वेजोडायलेशन होगी। अब एक और क्वेश्चन सबके जहन में आएगा, जो हमारे पास मैंने बताया था M3GQ टाइप है, तो अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये स्टिमुलेटरी होता है GQ। तो अगर हम देखें तो अगर M3 पे एक्ट कर रहा है हमारे पास मस्कुलिनिक एगोनिस्ट, तो ये स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेशन के बाद तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लड वेसल की तो इसको वेजो कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, बट ये वेजो डायलेट कैसे हो रही है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे आके हमारे पास एक्ट करेगा एसिटाइल कोलिन या मस्कुलिनिक एगोनिस्ट, वो जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिलीज कराएगा। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है इट्स अ वेजो डायलेटर,
तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेशन विल टेक प्लेस और ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन हो जाएगी. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा एससीक्यू और मतलब ये वाइवा में खास तौर पर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और GI ट्रैक्ट में M3 रिसेप्टर्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाकी मैंने बताया था GI ट्रैक्ट में स्मूथ मसल्स भी होते हैं. पेरिस्टालसिस हम अपने स्टमक को या हम इंटेस्टाइन को ये नहीं कहते कि अब काम करना बंद कर दो, उसने खुद करना है. तो उस पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो स्मूथ मसल्स है. स्मूथ मसल्स पे M3 प्रेजेंट होते हैं. जो M1 है वो सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड में. बाकी जो बॉडी के सारे ग्लैंड्स हैं उनमें M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो ये मैंने बड़ा सिंपल सा करके टेबल बनाया है. M1 रिसेप्टर CNS के रिलेटेड और गैस्ट्रिक ग्लैंड. M2 हार्ट में और प्री साइनेप्टिक फाइबर्स में. M3 पेरिफ्री में जो सारी जगह हैं उधर और GI ट्रैक्ट. और M4 M5 हमारे पास CNS में. सो एसिटाइलकोलिन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. कहाँ कहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है एसिटाइलकोलिन? अब ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स हैं. मैंने बताया एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे करेगा. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में हमारे पास मस्कुलिनिक भी आते हैं और हमारे पास निकोटिनिक भी आते हैं. एन रिसेप्टर्स गैंग्लियन में प्रेजेंट हो गए, वहां पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा. यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स विल रिलीज एसिटाइलकोलिन और इट विल एक्ट ऑन गैंग्लियन. नेक्स्ट इज मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो कि पैरासिम्पैथेटिक होते हैं. वेरियस ऑर्गन में हर जगह पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल M1 जहाँ जहाँ पढ़े आप लोग ने, M2 M3. नेक्स्ट व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो किस गैंग्लियन में से निकला है. अगर वो सिंपैथेटिक गैंग्लियन में से निकलेगा तो वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व होगी. अगर वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन से निकलेगा तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी. तो हमारे पास यानी इस वाले में वो सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकला है. फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक गैंग्लियन ये था, इस पे ये प्री साइनेप्टिक था, ये हमारे पास गैंग्लियन आया. अब ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है, ये हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकली है. अब ये क्या करेगी, ये हमारे पास अब ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे इसने एक्ट करना है. तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे क्या एक्ट करता है? एसिटाइलकोलिन. तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगी और ये एसिटाइलकोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा. दिस इज एक्सेप्शन. तो ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है उसमें भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. मैंने बताया कि कहाँ मस्कुलिनिक M3 मेनली प्रेजेंट होते हैं. तो M3 स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट हो गए, M3 पाइलोइलेक्ट्रल मसल में हो गए प्रेजेंट क्योंकि इनवॉलेंट्री है दोनों. अब M3 इधर प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ सिंपैथेटिक नर्व से. यानी बहुत गर्मी जब होगी तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा. पसीना आता है जब लड़ाई की कंडीशन में होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, तो क्या होता है? एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा. एसिटाइलकोलिन ने M3 पे जाके एक्ट किया. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट. स्वेट ग्लैंड की दो टाइप्स होती है. एक थर्मोरेगुलेटरी होते हैं कैपोक्राइन. तो ये सिर्फ थर्मोरेगुलेटरी होते हैं जो कि सिंपैथेटिक होते हैं. तो याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यूजुअली जो होता है नॉरएपिनेफ्रिन होता है. बट ये वाली एक्सेप्शन है. इधर हमारे पास एसिटाइलकोलिन इसका न्यूरोट्रांसमीटर होगा और इसका रिसेप्टर हमारे पास मस्कुलिनिक होगा. इसी तरह डोपामीन भी रिलीज कर सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. NM रिसेप्टर मैंने बताया था कहाँ पे प्रेजेंट है? मसल में. और ये जो सोमैटिक नर्व है ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है और स्केलेटल मसल में जो प्रेजेंट है उस पे रिसेप्टर्स पे एक्ट करवाती है. अब एसिटाइलकोलिन रिलीज कहाँ होती है? रिलीज कौन करता है? सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड इट विल एक्ट ऑन एन टाइप रिसेप्टर. सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स विल रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड इट विल एक्ट ऑन मस्कुलिनिक रिसेप्टर. तो ये दो तो कंप्लीट हो गए. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से सिर्फ वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं जो कि हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड पे जा रहे होते हैं या पाइलोरेक्टल मसल पे. फिर हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम
के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं जो कि एक्ट करता है एनएम टाइप रिसेप्टर्स पे। सो अब लेक्चर के ये मेन कॉन्सेप्ट्स हो गया। अब ये मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा दूंगा क्योंकि इसकी रीजन है इसके पीछे। याद रखनी है मेडिसिन जो एसिटाइलकोलिन के रिलेटेड है, क्योंकि मैं एसिटाइलकोलिन के रिलेटेड और पैरासिम्पैथेटिक के रिलेटेड सब कुछ बताया तो ये इसमें जरूरी था। हेमिकोलिनियम ये एक्ट कर रही है जिस रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है, जिस चैनल पे एक्ट कर रही है, ये सोडियम ग्लूकोज टाइप चैनल है। यानी इसमें एक सोडियम है, ये ग्लूकोज होता है इधर यूजली, यहाँ पे लेकिन इस चैनल में कोलिन है, तो यहाँ पे हेमिकोलिनियम एक्ट कर रही है। वेजेमिकोल इसकी स्टोरेज को इफेक्ट कर रही है। कोलिन को अंदर कौन नहीं जाने दे रहा? हेमिकोलिनियम। इसकी जो स्टोरेज है इसको वेजेमिकोल इफेक्ट कर रहा है। जो बोtulinum टॉक्सिन है ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देगा। बोtulinum टॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं ये लेक्चर में बताऊंगा नेक्स्ट में। एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देगा बोtulinum टॉक्सिन। बोtulinum टॉक्सिन किस जगह पे एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन साइनेप्टोब्रेविन। यहाँ पे साइनेप्टोब्रेविन होती है, ये उस पर एक्ट करता है, उसकी वजह से ये हमारे पास वेजिकल अटैच नहीं हो सकता और रिलीज नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये इनहिबिटर्स है जो एसिटाइलकोलिन को रोकते हैं। और डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ये तो इनडायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्री साइनेप्टिक में मैंने बताया था, ये प्री साइनेप्टिक के कुछ आप लोग देखें कि प्री साइनेप्टिक में ये M2 टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और अल्फा 2 टाइप रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अल्फा 2 एड्रीनर्जिक होते हैं, M2 कोलिनर्जिक होते हैं। तो ये क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा एक्टिवेट है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज हो रही है। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज हो रही है, वो इधर जाएगी M2 पे एक्ट करेगी। M2 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा है, वो GI टाइप था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो इनहिबिशन करवाएगा, यानी GI टाइप एक्टिवेट हुआ, वो इनहिबिशन करवाएगा। एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन का क्या मतलब है कि एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज है वो डिक्रीज कर देगी। अब एसिटाइलकोलिन कम रिलीज होगा, तो ये ऑटो रेगुलेशन में हेल्प करता है। So M2 receptor is responsible for the auto regulation. So last but not the least, this is a very important diagram. Parasympathetic nervous system is from craniosacral nervous system जो इसका originate होता है, और sympathetic nervous system originate from thoracolumbar system. So parasympathetic nervous system has a preganglionic fibers, वो मैंने बताया, वो हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे। सिंपैथेटिक के भी हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमेशा एक्ट कर रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियन में प्रेजेंट है। तो गैंग्लियन में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? निकोटिनिक। ये एड्रीनल मेडुला में भी निकोटिनिक प्रेजेंट है, क्योंकि एड्रीनल मेडुला इज कंसीडर्ड एज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। फिर हमारे पास जो एन एन टाइप रिसेप्टर्स है, अब ये पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या कर रहे हैं? हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज कराएंगे और वो हमेशा जाके मस्कुलिनिक पे जाके एक्ट कर रहा है। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक मस्कुलिनिक पे एक्ट करेगा, ये हमारे पास एनएम पे क्यों नहीं एक्ट कर सकता? क्योंकि एनएम हमारे पास मसल पे प्रेजेंट होते हैं और मसल हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, तो एनएम पे इसलिए एक्ट नहीं कर रहा। मसल हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो हमारे पास वॉलेंट्री होते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो इनवॉलेंट्री है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत डिफरेंट हिसाब है। इसके आगे ये सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है, लेकिन ये वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवा रहा है और ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करवा रहा है, तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। इसी तरह एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, वो हमारे पास डोपामीन रिलीज करवाता है, जो कि डोपामीनिक रिसेप्टर D1 जो कि रीनल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है उधर एक्ट करता है और डायलेशन करवाता है। और ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन एनएन एड्रीनल मेडुला पे कर रहा है। एड्रीनल मेडुला हमारे पास रिलीज करवाती है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो याद रखना है जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रिन होता है। Epinephrine is not a neurotransmitter, it is a hormone which is released by adrenal medulla, और epinephrine भी adrenergic receptors पे एक्ट कर सकता है। और मोटर नर्वस सिस्टम, इसमें कोई गैंग्लियन तो है ही नहीं,
इसमें डायरेक्ट इसने जाके एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाया और एन एम टाइप रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल थे में प्रेजेंट थे उसे रेड करवाया. So this is all about this lecture. I hope it will help.